जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, हमारी हिंदी की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। तो आज हम लोग हिंदी में देखने वाले हैं स्वर के भेद। उससे पहले हम लोग एक थॉट देखते हैं, क्या है कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है, सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मेहनत करने वालों पर, किस पे, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो सक्सेस है वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जहां से हमने कल खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। क्या हमने देखा था? स्वर के भेद। हमने देखा था क्या? स्वर के भेद। और स्वर के भेद में देखा था मात्रा के आधार पर होते हैं कभी स्वर, कभी व्युत्पत्ति के, कभी उच्चारण काल के आधार पर इन्हें बांटा जाता है, कभी होठों की आवृत्ति के, और कभी वायु के निकलने के स्थान पर, कभी उच्चारण स्थान पर, कभी मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। हम लोग एक एक करके इनके भेद देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर को कैसे बांटा गया है। तो स्वर के भेद का पहला आधार है। पहला आधार कौन सा है? पहला है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर स्वर कुल कितने होते हैं? तो वह दो भेद होते हैं स्वरों के। कौन कौन से? मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर। अब मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो देखिए, इसका सामान्य सा अर्थ है, शब्दों से ही पता चल रहा है कि जिस पे मात्रा रहती है वे मात्रिक स्वर, और जिस पे मात्रा नहीं रहती वे अमात्रिक स्वर। अब किस पे मात्रा रहती है, किस पे नहीं रहती? तो अगर देखेंगे आप कि कभी आ से आम नहीं, आ से अनार लिखेंगे, आ से अनार। अगर मैं बोलता हूँ क्या? कमल। कमल मैंने शब्द लिखा एक, कमल। फिर मैंने क्या लिखा? कमला। कमला। फिर मैंने लिखा क्या? कमली। तो यहाँ पे देखेंगे, जब आपने कमल लिखा तो क्या आपने कहीं पे मात्रा लगाई क्या? क्या आपने कहीं पे मात्रा लगाई क्या? कमल, कहीं पे मात्रा नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है कि हर व्यंजन में स्वर छुपा रहता है, और उस छुपे हुए स्वर का नाम क्या है? उस छुपे हुए स्वर का नाम है आ। क्या? आ। अभी हम लोग अगली वीडियो में जब हम लोग देखेंगे क्या व्यंजन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम सीखेंगे क्या वर्ण विच्छेद करना। क्या? वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद करना यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको वर्ण विच्छेद करने आएगा तो आपको जो संधि वाला टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो संधि का जो टॉपिक है वह जो अभी हम स्वर व्यंजन पढ़ रहे हैं वहां से, और वर्ण विच्छेद, यही दोनों से ही आपका संधि का टॉपिक एक तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे, उसके साथ में व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन का बांटने का आधार क्या है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो आपने क्या देखा कि का में अ छुपा हुआ है, मा में अ छुपा हुआ है, ला में अ छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो दिखा ही नहीं, कहीं पे दिखा ही नहीं। आपने तो मात्रा लगाया ही नहीं। तो जिसमें मात्रा नहीं लगाते और जो कि स्वर होता है, लेकिन इसकी मात्रा लगती नहीं है। आपने देखा यहाँ पे कमला, आ की मात्रा लगा दी, यहाँ पे कमली, ई की मात्रा लगा दी, तो यहाँ पे ये तो स्वर होंगे लेकिन ये मात्रिक स्वर होंगे। तो अमात्रिक स्वर कौन सा होता है? अ होता है। और मात्रिक स्वर बोला जाए तो क्या होते हैं? आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। देखिए इनका सा हम उदाहरण अभी देखिएगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। इनमें सभी में मात्राएं लगती हैं। अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा, ये छोटी ई लिखा ना, मान लीजिए कोई उदाहरण लेते हैं, निर्मल बोलते हैं हम लोग, निर्मल, है ना, निर्मल। तो देखिए ना पे आपने छोटी की मात्रा लगाया है, यहाँ पे ना छुपा हुआ नहीं है। तो जिसकी मात्राएं होती हैं
उसे बोलेंगे मात्रिक स्वर। और जिसकी मात्राएं होती ही नहीं है, बेचारे आ की मात्रा नहीं होती है, उसे हमने क्या बोल दिया, अमात्रिक स्वर। तो मात्रिक स्वर में पूरे स्वर मात्रिक ही होते हैं, केवल आ को छोड़ के। जैसे आप अगर आप री ऋषि का देखेंगे तो मैं बोलता हूँ क्या, निकृष्ट। अगर मैं बोलता हूँ निष्कृष्ट या फिर निकृष्ट बोलता हूँ मैं, निकृष्ट या निष्कर्ष बोलता हूँ, मान लीजिए, हाँ निष्कृष्ट बोलता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे सा नहीं रहेगा, निकृष्ट है ना। तो आपने कहा का पे जो मात्रा लगा हुई है, यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है, तो जिस पे मात्राएं लगी हुई रहेंगी वह हो जाएगा मात्रिक स्वर। ये सारे पे मात्राएं लगाएंगे हम, और आग के साथ में मात्राएं नहीं लगाएंगे। तो पहला आधार क्या हो गया, मात्रा के आधार पर स्वर कुल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, मात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर। मात्रिक स्वर देखा आपने, अमात्रिक स्वर देख लिया आपने। तो हमारा पहला आधार हो गया क्या, मात्रा के आधार पर हो चुका है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर कुल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर है ना, व्युत्पत्ति के आधार पर आप लिखेंगे स्वर कुल 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी 2 भेद होते हैं स्वरों के। कौन कौन से, एक को बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर। अब मूल स्वर से हमें समझ में क्या आ रहा है कि मूल, जो मूल था सबसे पहले उत्पन्न हुआ, बोलते हैं ना मूल क्या है, मतलब उसका जड़ क्या है। तो सबसे पहले जो स्वर उत्पन्न हुए, देखिए व्युत्पत्ति मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो स्वर हैं उनकी उत्पत्ति हुई कैसे भाई। तो कुछ स्वर जो कि सबसे पहले उत्पन्न हो गए, जो कि किसी स्वर की सहायता से उत्पन्न ही नहीं हुए, सबसे पहले यही उत्पन्न हुए, फिर आगे के स्वर यही बनाए, है ना। कौन, जो सबसे पहले उत्पन्न हो गए और आगे जो स्वर हैं उन, मतलब सबसे पहले स्वर यही उत्पन्न हुए, और जो कि दूसरे की सहायता से नहीं बने हुए हैं, सबसे पहले ही उत्पन्न हो गए। और जो संधि स्वर होते हैं, ये जो मूल स्वर है उनसे मिलके बने संधि स्वर। संधि मतलब जोड़ हुआ है किसका, जो मूल स्वर थे, जो सबसे पहले स्वर उत्पन्न हो गए, इनसे मिलके संधि स्वर बने। तो मूल स्वर में क्या होता है कि सबसे पहले यही उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न सबसे सर्वप्रथम यही हुए, सर्वप्रथम ये उत्पन्न हुए। पहली बात कि मूल स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले उत्पन्न हुए और दूसरों की सहायता से नहीं बने, है ना। तो दूसरों से मिलकर नहीं बने हैं, ठीक है। क्या सबसे पहले उत्पन्न हुए और दूसरों से मिलकर नहीं बने हैं। अब पूछा कि ये होते कौन कौन से हैं भाई, जो कि दूसरों से मिलकर बने ही नहीं है, सबसे पहले यही उत्पन्न हो गए, कौन कौन से। तो वे हैं आ, ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, ऋषि। तो कुल कितनी संख्या हो गई, 4। तो सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुए जिन्हें मूल स्वर कहा गया वे हैं आ, ई, ऊ और री, ऋषि, 4। इन तो स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कुल कितनी हो गई, 4 हो गई। अब बोला जाए कि संधि स्वर क्या होते हैं। तो संधि स्वर क्या होंगे, दूसरे स्वरों से उत्पन्न होंगे जो कि संधि के नियमों के तहत बने होंगे। तो जो दूसरे स्वरों से मिलके बने हैं उन्हें बोलेंगे हम संधि स्वर। अब संधि स्वर में भी आपको भेद देखने को मिलेंगे, संधि स्वर में भी आपको भेद देखने को मिलेंगे। ये भेद कौन कौन से होते हैं, तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा जब आप भेद देखेंगे तो कैसे। एक होता है भेद सजातीय, सजातीय या दीर्घ संधि स्वर। और एक होता है विजातीय। अब ये सजाती विजाती थोड़ा सा आपको भारी भरकम शब्द देखने को मिल रहा होगा। सजाती क्या आ गया, विजाती क्या आ गया, है ना। विजातीय बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं सांध्य स्वर। क्या, सांध्य स्वर, या फिर इसे ही बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर।
अब आपको ये बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा छोटा सा चीज़ है, ये देखने बस में थोड़ा आपको भारी भरकम लग रहा होगा। तो सजाती क्या, सजाती मतलब एक ही जाति का, एक ही जाति का। आपको सजाती से क्या मतलब पता चल रहा है कि एक ही जाति के बारे में बात हो रही है, और विजाति अलग अलग जातियों के बारे में बात हो रही है। तो अलग जातियाँ कहाँ की, अरे भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, जो वर्ण होते हैं वह वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कुछ वर्ण उत्पन्न होंगे कहाँ से, कंठ से, कुछ होंगे होष्ठ से, कुछ होंगे मूर्धन्य से, कहाँ से, मूर्धन्य से, कुछ होंगे तालव्य से, तालव्य से, कुछ होंगे दंतव्य से, दंतव्य से, दांत से, कुछ तालु से। तो जब भी इनका उच्चारण स्थान, क्या, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही जगह पर रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा, वह हो जाएंगे सजाती। और जिन स्वरों का उच्चारण स्थान दो जगह से मिलके बना रहेगा, कहाँ से, कंठ, देखिए अगर कंठ कंठ वाले रहेंगे तो वह हो जाएंगे सजाती, और कहीं पे ऐसा हो जाएगा कि कंठ और ओष्ठ वाले मिलके बनाएंगे तो वह हो जाएंगे विजाति। अभी भी थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि ये कंठ क्या, समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्या देखेंगे, अगर आ से आ को मिलाएंगे, आ से छोटे आ को मिलाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये तो सजाती हैं लेकिन ये संधि स्वर हैं, ये मूल स्वर तो है नहीं। हम मूल स्वर ही तो संधि स्वर तो बनाते हैं। तो देखेंगे आ से आ को मिलाया तो आपने क्या बनाया, बड़ा आ। वैसे ही छोटी ई से छोटी ई को मिलाया तो आपने बनाया बड़ी ई। वैसे ही छोटा ऊ से छोटा ऊ बनाया तो आपने बनाया क्या, बड़ा ऊ। ऐसे ही यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब आ को आ से मिलाया तो बड़ा आ बन गया, ई को ई से मिलाया तो बड़ी ई बन गई, ऊ से ओ को मिलाया तो बड़ा ऊ बन गया। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे बताया ये नहीं गया है कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि उनका उच्चारण स्थान एक ही जगह पे है। आ जहाँ से भी निकलेंगे एक ही जगह से निकलेंगे। आगे हम बताएंगे इसको कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। तो अभी आपको इतना ही बस ध्यान देना है कि देखिए अगर आ है तो एक आ जहाँ से निकलेगा वहीं से तो दूसरा निकलेगा, क्योंकि मात्रा तो एक ही है। तो जब एक ही जगह से एक ही जगह उनका उच्चारण स्थान रहेगा तो वह सजाती होंगे। जैसे आप देखेंगे ई और ई, ये दोनों भी तो, अगर ये वाला ई जहाँ से निकलेगा वहीं से तो ये वाला भी ई निकलेगा ना, और दोनों मिल के जो बनाएंगे, जिस स्वर को बनाएंगे वह होगा दीर्घ स्वर या सजाती स्वर। अब ये देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ बना दिए। तो जब भी एक उनका उच्चारण स्थान एक जगह रहेगा, क्या, उनका उच्चारण स्थान एक जगह रहेगा, उच्चारण स्थान एक जगह रहेगा तो वह हो जाएगा सजाती। और उच्चारण स्थान अलग तो विजाती। अब विजाति कैसे होंगे, तो विजाति के लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि हमने क्या बोला, आ, अगर आ और आ, आप देखेंगे ये सारे शब्दों को, ये सारे वर्णों को कि क्यों बनते हैं। ये देखेंगे जब संधि रहेगा तो संधि में देखेंगे आ और ई मिलके क्या बनाएंगे। तो वैसे ही जब आ और आ ये ई और ई से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हमेशा बनाते हैं ए। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। वैसे ही आ और आ जब इस ए से मिलेंगे, किससे, इस ए से मिलेंगे तो बनाते हैं ए। वैसे ही आ और आ जब ऊ से मिलेंगे, ऊ से तो बनाते हैं ओ। और जब आ और आ ऊ से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, सॉरी, ओ से मिलेंगे तो बनाएंगे औ। क्या, औ। तो आप एक बार इन्हें बोल के देखिए, आ और ई, ऐ, और आ और ए। बोलिए, एक साथ बोलने का प्रयास करिए। किसे, इस आ को और ई को बोलिए ए। आ को बोलिए, इनको दोनों को बोलिए ए, और फिर बोलेंगे आ और ए को बोलेंगे ए, है ना। तो साथ में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए बनाए, ओ और औ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ एकदम सिंपल से दिख रही होगी, क्या, कि इनका उच्चारण स्थान आ और आ का उच्चारण स्थान अलग है। आपको पता है कि आ और आ
जब आप देखेंगे तो आप देखें बोलेंगे कि अरे ये तो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है और इनका होता है तालव्य से, मतलब इनका उच्चारण स्थान अलग है। देखिए अब आ और ई, ये तो आपको सिंपल से दिख रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए ये अलग है, ये भी अलग है। अगर एक ही जाति के होते, एक ही जगह रहता उनका उच्चारण स्थान, तो वैसा जाति में आ जाते। लेकिन आ अलग है और ई अलग है और दोनों मिल के दूसरा स्वर बनाए, ए बनाए, तो यह विजाति हो गया। वैसे ही आ और आ मिलके ए, अगर ए से मिले तो बनाए ए। तो जब एक ही उच्चारण स्थान वाले रहेंगे तो सजाति होंगे, और जब जो स्वर रहेंगे वो अगर दूसरे स्वर से मिले और उनका उच्चारण स्थान आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, इस उच्चारण स्थान के बारे में बात करनी है ना। तो ये उच्चारण स्थान को देखना है। उच्चारण स्थान अगर अलग अलग है, आ और ई देखिए अलग अलग ए बना। जब उच्चारण स्थान अलग अलग है, यहाँ पे देखिए आ का और ए का उच्चारण स्थान अलग है तो ए बना। आ का और ओ का उच्चारण स्थान अलग है तो ओ बना, और आ का और ओ का उच्चारण स्थान अलग है तो उससे क्या बना, ओ बना। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, सजाति किसे बोलते हैं, सजाति। और संधि स्वर क्या होता है, मुख्यतः आपको ध्यान कर देना संधि स्वर। तो संधि स्वर मतलब जो स्वरों से बनते हैं और जो मूल स्वरों से बनते हैं उन्हें हमने क्या बोला, सजाति, उन्हें बोला हमने संधि स्वर। और संधि स्वर में भी सजाति किसी, जिनका उच्चारण स्थान एक, मतलब जो सेम दिखे, आपको सीधा सीधा ध्यान देना है कि जो सेम दिखे वो सजाति, और जो अलग अलग दिखे वह विजाति। बस अब हमारा व्युत्पत्ति भी कंप्लीट हो गया स्वर के भेद में। अब हमारा तीसरा क्या बचा है, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तीसरा है उच्चारण काल के आधार पर। अब उच्चारण काल के आधार पर, तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद, कितने 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर बोला जाए तो उच्चारण काल। देखिए उच्चारण काल मतलब जब इनका उच्चारण करेंगे आप तो कितना समय लग रहा है, उच्चारण के समय कितना समय लग रहा है। जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो कितना समय लग रहा है उसकी बात हो रही है। तो जब भी कम समय लगे, कम मतलब बहुत कम मतलब 1 इकाई मात्रा का समय लगे, तो वह ह्रस्व स्वर हो जाएगा। क्या, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। अब जब आपको ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगे, 2 गुना टाइम, या फिर जब ज़्यादा समय लगे उच्चारण के समय, जब आप किसी चीज़ को उच्चारण करते हैं, देखिए जैसे मैं बोलता हूँ अ, तो देखेंगे बहुत कम समय लगा। आप बोलेंगे ई ऊ, है ना। तो देखा आपने यहाँ पे क्या देखा, एक चीज़ देखा होगा कि जब आप आ बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है, आप वही को आ बोलते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। आप ई बोलते हैं तो कम समय लगता है, आप जब बड़ी ई बोलते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। उसी के आधार पर ही तो उच्चारण इनको बांटा गया है। तो जब बहुत कम समय लगेगा तो ह्रस्व, जब इससे ज़्यादा समय लगेगा तो बोलेंगे दीर्घ स्वर। अब जब और ज़्यादा समय लगेगा, देखिए जब 1 मात्रा के बराबर समय लगेगा, 1 मात्रा के बराबर, है ना, 1 मात्रा के बराबर समय लगेगा तो वह ह्रस्व स्वर होगा। जब 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा तो वह दीर्घ स्वर होगा। और जब 3 मात्रा के बराबर स्वर लगेगा तो उसे बोलते हैं क्या, प्लुत स्वर। कौन सा, प्लुत स्वर। अब इसे हम लोग थोड़ा सा उदाहरण से समझें पहले तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इसमें आता कौन कौन से है अगर बोले तो देखिए आपको तो ये पता है अ, ई, ओ। इसमें देखेंगे बहुत कम समय लग रहा है, यही मूल स्वर भी थे। अब अगर बोले कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं तो आ, ई, ओ, फिर ए, ओ, औ, ये हो जाते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर की बात की जाए, देखिए जब आप इन्हें जब छंद में पढ़ेंगे तो देखेंगे आप इसमें 2, जब छंद में पढ़ेंगे, छंद देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा इसमें होती हैं। और इसमें 1 इकाई समय लगता है, 1 मात्रा के बराबर समय लगता है।
इसमें दो मात्रा के समय बराबर समय लगता है। इसे हम लोग छंद में ऐसे प्रदर्शित करेंगे जब छंद पढ़ेंगे तो जिसमें कम समय लगता है उसे एक मात्रा, जिसमें दो इकाई मात्रा का समय लगता है, जो बड़े होते हैं जिसमें समय ज़्यादा लगता है उसे दो, और जिसमें 3 इकाई मात्रा का समय लगेगा। अब 3 इकाई मात्रा का समय कैसे लगेगा भाई? जैसे मैं बोला हे ओ नहीं बोलते हैं हम लोग, जैसे ओम है ना, ओम। आपने बोला क्या? ओम, ओम है ना। वो देखिए यहाँ पे बार बार हमें ओ, यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है और समय ज़्यादा लग रहा है। ओ के समय कितना यहाँ पे समय लग रहा है? ओ के बाद ओ जब बोलते हैं आप तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है। तो जब 3 इकाई मात्रा का समय लगे तो उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। मुख्यतः ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बांटा जाता है, लेकिन इसे कुछ लोग प्लुत स्वर भी बोलते हैं, एक प्लुत स्वर भी माना जाता है। तो आपने क्या देखा कि लघु स्वर जिसमें 1 इकाई मात्रा का समय लगेगा, 1 इकाई मात्रा का समय, 1 इकाई मात्रा का समय। अब इसमें क्या रहेगा? दीर्घ स्वर में 2 इकाई मात्रा का समय, 2 इकाई मात्रा का समय लगेगा, और इसमें 3 इकाई मात्रा का समय, 3 इकाई मात्रा का समय, मतलब 3 मात्रा के बराबर समय लगेगा। तो आपने उच्चारण काल के भी आधार पर देख लिया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? होठों की आकृति के आधार पर। क्या कि जब आप बोलते हैं स्वरों की तो होठों की आकृति कैसी रहती है? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हमें तैयार रहना है। होठों की आकृति कैसी रहती है? जब क्वेश्चन पूछा है कि होठों की आकृति कैसी रहती है, अगर आप ऊ को बोलते हैं तो ऊ के समय होठों की आकृति कैसी रहती है? क्या गोलाकार रहती है, क्या गोलाकार नहीं रहती? तो उस आधार पे होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेदों की बात की जाए तो 2 प्रकार की होठों की आकृति बनेगी। जब आप स्वर को लिखेंगे, स्वर को बोलेंगे तो होठों की आकृति 2 प्रकार की रहेगी। एक होगी क्या? वृत्तमुखी, 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 और एक होता है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। और वृत्तमुखी क्या होता है? वृत्त मतलब क्या होता है? गोला। जब हम लोग देखिए, अगर आप गणित पढ़े होंगे तो गणित में आप पढ़े ना, वृत्त, सर्कल जिसे बोलते हैं, वृत्त। और जिस समय गोलाकार नहीं होता, जिस समय गोलाकार नहीं होता हमारा होठ, उस समय बोलते हैं क्या? अवृत्तमुखी। जिस समय होठ गोलाकार उसे वृत्तमुखी, जिस समय होठ गोलाकार नहीं उसे अवृत्तमुखी। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब होठ गोलाकार होता है तो कौन कौन से स्वर बनते हैं, और जब होठ गोलाकार नहीं होता तो कौन कौन से स्वर बनते हैं। तो आप एक बार जो स्वर हैं सारे स्वरों को बोलने का प्रयास करिए। आ आ, क्या? आ आ, आ आ। गोलाकार इसमें नहीं बना, इसमें गोलाकार बना ही नहीं। क्या? गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार नहीं बना, नहीं बना है ना। तो गोलाकार नहीं बना तो क्या क्या बोला हमने? आ, गोलाकार नहीं है। तब जब गोलाकार नहीं है तो आ लिख दिया हमने कि आ के समय तो गोलाकार नहीं। ई, आपने बोला ई, देखिए इसमें भी नहीं है गोलाकार। फिर आपने ऊ बोला तो देखिए आपने यहाँ पे क्या देखा, ये तो गोलाकार है भाई, उस समय हमारा होठ जो है वो गोलाकार है। ऐसे ही बोला ए बोला तो भी गोलाकार नहीं है ना, उस समय भी गोलाकार नहीं है। ओ औ, उस समय देखिए आपने ओ औ किया तो फिर गोलाकार हो गया, ओ औ। फिर अंग, 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 अंग करिए, अंग करेंगे तो नहीं होता गोलाकार। तो आपने अंग के समय भी देखा गोलाकार नहीं। आहा, 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 जब आपने आहा किया तो देखा यहाँ पे तो गोलाकार है। तो वृत्तमुखी मतलब होठ जब गोलाकार होता है तो कौन कौन सी आकृति बनती, कौन कौन स्वर बनते हैं? ओ औ और आहा। और जब गोलाकार नहीं होता आ ई ए और अंग। देखिए हमारा चौथा आधार हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला आधार है वायु के निकलने के आधार पर। क्या? वायु के निकलने के आधार पर मतलब वायु कहाँ से निकलती है। जब आप स्वरों को बोलते हैं तो वायु निकलती कहाँ से है, उस आधार पे अब स्वर का भेद। तो वायु के निकलने के स्थान के आधार पर,
वायु के निकलने के स्थान के आधार पर, निकलने के स्थान के आधार पर, तो वायु के निकलने की स्थान के आधार पर अगर बोला जाए कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 3 जगह से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला 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 कौन सा है? निरनुनासिक बोलते हैं। कौन? निरनुनासिक, निरनुनासिक, नासिक। या फिर इसे बोला जाता है साधारण अर्थों पे मौखिक स्वर। मौखिक स्वर, मौखिक स्वर क्या मतलब होता है इसका? कि जब भी ये जो स्वर बोले जाएंगे उस समय जो हवा निकलेगी वह कहाँ से निकलेगी? मुख या फिर मुंह से। तो जब हवा या वायु, जब वायु मुख से निकलती है, मुख से निकलती है, मुख से निकलती है, वायु मुख से निकलती है, तो निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर बोलते हैं। और अनुस्वार दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार, इस समय जो वायु रहती है वह कहाँ से निकलती है? नाक से। वायु रहती है वह नाक से निकलती है। और तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर में क्या होता है? जो वायु रहती है वह मुख व नाक दोनों से निकलती है। ये जो मुख है और नाक दोनों से, तो मुख व नाक, मुख व नाक से। तो निरनुनासिक में होगा वायु मुख से निकलेगी, अनुनासिक में होगा वायु नाक से निकलेगी, और अनुनासिक में होगा अनुस्वार में होगा वायु नाक से, और अनुनासिक में होगा वह वायु मुख व नाक दोनों जगह से निकलेगी। अगर पूछा जाए कि निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं जिस समय वायु मुख से निकलती है, तो वे कौन से स्वर हैं? आ इ ई उ ए ऐ ओ औ। कहाँ तक? आ से लेके औ तक, आ से लेके औ तक, आ से लेके औ तक जितने भी स्वर होते हैं जब आप बोलेंगे तो उस समय वायु होती है कहाँ से? वायु मुख से निकलती है, आ से औ तक। अब आप बोलेंगे कि जो अनुस्वार होता है मतलब वायु नाक से कब निकलती है? तो वायु नाक से कब निकलती है? जब अंग अंग अंग, आप बोलिए अंग, रंग, दंग, अंग, भंग, चंग, कंग। अब बोल रहे हैं तो क्या, जब आप रंग बोल रहे हैं, रंग रंग, तो वायु कहाँ से निकल रही है? नाक से। तो जब आप अंग बोलेंगे, अंग मात्रा को, अंग मात्रा को, अंग मात्रा, इसे ही अनुस्वार बोला जाता है, अंग मात्रा को। तो जब अंग से अंग मात्रा जो बोलेंगे उस समय वायु नाक से निकलती है। और तीसरा है जब आप चंद्र बिंदु वाला, जब आप मुख और नाक से बोलेंगे तो चंद्र बिंदु निकलता है। क्या? चंद्र बिंदु। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या? चांद, चांद, बांध, बांध। तो देखेंगे इस समय जो वायु है वह कहाँ से निकल रही है? मुख और नाक दोनों जगह से निकल रही है। और स्वर कौन सा है? आंग। देखिए कौन सा? चांद, आंध। तो यह हो जाएगा अनुनासिक। तो अनुनासिक स्वर जहाँ पे चंद्रबिंदु वाली मात्रा लगती है वहाँ पे अनुनासिक। और बाकी अनुस्वार बोला जाए तो अनुस्वार होता है क्या? अनुस्वार अंग वाली मात्रा को। और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान रहता है क्या? विसर्ग जो रहता है, विसर्ग या फिर आहा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आहा। तो इसका उच्चारण स्थान तो कंठ रहता है, कंठ। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसे वायु के निकलने के आधार पर शामिल नहीं किया गया। वायु के निकलने के स्थान पर केवल 3 को ही शामिल किया गया है। कौन से? निरनुनासिक या मौखिक, इसे अनुस्वार बोलते हैं एक, और एक होता है अनुनासिक। तो निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर में आते हैं अ से अ तक, अनुस्वार में आते हैं केवल एक अंग वाला, और अनुनासिक में आते हैं चांद वाला आता है। ठीक है, मतलब उसमें चंद्रबिंदु वाली मात्रा आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर स्वर के भेद की बात की जाए, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसकी बात कर रहे हैं अब। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसे बोलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। और उच्चारण स्थान आपको याद रखना है किस वाले डायग्राम को, जब हमने एक मुख बनाया था, मुख बनाया था, और मुख बनाया था तो हमने क्या बोला था? यहाँ पे हो जाएगा क्या? तालु, यहाँ पे मूर्धन्य हो जाएगा, यहाँ पे ये ओष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएंगे दांत, और ये हो जाएगा कंठ।
तो जब वायु कहाँ से टकराएगी, कभी कंठ से टकराएगी, कभी मूर्धन्य से टकराएगी, कभी हो सकता है जीभ टकराए तालु से, जीभ टकराए दांत से। तो वायु के साथ में जीभ भी टकरा सकती है ना, वायु के साथ में जीभ भी। तो जब जीभ मूर्धन्य से टकराएगी, जब जीभ तालु से टकराएगी, जब जीभ ओष्ठ से टकराएगी, जब जीभ दांत से टकराएगी, तो अलग अलग स्वर निकलेंगे। क्या अलग अलग स्वर निकलेंगे, मतलब ये उच्चारण उनका स्थान कहाँ पे है, किससे टकरा रहा है, वायु या किससे टकरा रही है, जीभ। जिससे टकराएगी वही उसका उच्चारण स्थान होगा, बस कॉमन सा है। अब देखें अगर हम कि उच्चारण स्थान पर, क्या उच्चारण स्थान पर आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थान पर स्वर के भेद, उच्चारण स्थान पर स्वर के भेद। तो अब अगर हम पहले कंठ पे आए, क्या कंठ, कंठ, तो कंठ में कंठ स्वर किसे बोलते हैं, कंठ स्वर। कंठ स्वर मतलब जिस समय वायु कंठ से टकराएगी तो उस समय कौन से स्वर उत्पन्न होते हैं। तो आप बोलिए एक बार अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं आ। आ देखिए, तो जो वायु है वहाँ कहाँ पे टकरा रही है, कंठ पे। तो आप क्या बोल रहे हैं, अ आ। तो कंठ स्वर कौन से हो गए, आ हो गए, बस कॉमन सा है। फिर आगे आगे आइए, आगे देखते हैं तालु। जब जीभ या तो तालु से टकराएगी या तो वायु तालु से टकराएगा। तालु है ना, तालु आपको याद आया, यह हमारा डायग्राम था, तालु यहाँ पे था, ये था मूर्धन्य। तो जब जीभ तालु से टकराएगी तो इसे क्या बोलते हैं, तालव्य स्वर, तालव्य स्वर। तो आप यहाँ पे बोलिए अ तो हो गया हमारा, किससे, कंठ से टकराता है, ई। देखिए आप ई बोलिए, उसमें वायु कहाँ टकरा रही है, वायु टकरा रही है कहाँ, तालु में। तो हो जाएगा क्या, ई। और आगे बोलिए ऊ में नहीं टकरा रही है ना, ऊ में नहीं टकरा रही है। ए ऐ ओ औ अंग आ नहीं टकरा रही उस समय, केवल ई समय बोलते समय टकरा रही किसे, तालु से। और आगे देखें अगर, तो कंठ हो गया, तालु हो गया, और आगे देखते हैं कि ओष्ठ से कब टकराती है वायु, ओष्ठ से ओष्ठ। तो इसे बोलते हैं ओष्ठ स्वर, जब भी टकराएगी ओष्ठ से। तो आप उसमें कौन से देखेंगे, आ ई तो नहीं आ रही है, ऊ आप ऊ बोलिए तो वहाँ पे देखेंगे ऊ बोलते समय ऊ तो वायु जो है वह क्या हो रही है, कहाँ टकरा रही है, ओष्ठ से टकरा रही है, तो आप ओष्ठ स्वर हो जाएंगे। और आगे चलते हैं, अभी क्या बचा, मूर्धन्य बचा हुआ है ना, मूर्धन्य। तो जब मूर्धा से टकराता है वायु, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य स्वर किसे बोलते हैं, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, तो देखेंगे री। तो देखेंगे उस समय वायु कहाँ टकरा रही है, री। उस समय मूर्धन्य जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे टकरा रही है वायु। तो ये री ऋषि जो है वह कब, जब मूर्धन्य से वायु टकराती है तो री ऋषि बनता है, क्या, री ऋषि बनता है। अब इतने तो हमारे हो गए। अब बाकी क्या हुआ, बाकी जो है चाहे ए हो चाहे ओ हो, वो देखेंगे कभी भी एक जगह से उत्पन्न नहीं होते, तालु से उत्पन्न नहीं होगा, ओष्ठ से उत्पन्न नहीं होगा, ये दो जगह से उत्पन्न होंगे, दो जगह से कंठ और तालु दोनों स्थान मिलेंगे, तब जाके यह, जैसे कभी होगा कि वायु कंठ और तालु दोनों जगह से टकराएगा, जब दोनों जगह से टकराएगा तो फिर ये बनेंगे। तो और आगे देखते हैं कि जो ए और ओ हैं, इन लोग कहाँ से बनते हैं। तो कंठ और तालु, कभी कभी क्या होगा, कंठ तालु या कंठ तालव्य। तो सॉरी, कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं, कंठ तालव्य स्वर। तो जब आप देखेंगे कि अगर हम हमने अभी संध स्वर में भी इसकी बात की थी ना, इसकी यही चीज़ है यहाँ पे, आ और ई दोनों मिलते हैं, जब आ और ई दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए और ए, क्योंकि आ ई मिला एक बार तो ए बनाया, फिर आ ए से मिलेगा तो ए बनाता है। तो ये जो कंठ वाले हैं, कंठ वाले कौन से हैं, कंठ वाले ये देखिए आपको याद है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आ
और जब कंठ और तालु ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ए और ए। तो जब भी वायु कंठ और तालु दोनों जगह से टकराएगी तो क्या बनते हैं, ए। और इसे ही कंठ तालव्य स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, कंठ तालव्य स्वर। अब कंठ तालव्य हो गया। और हमने क्या देखा था, एक बार आ किससे मिला था, ऊ से मिला था, तो ओ बनाया था। तो हम देखते हैं क्या, जब कभी कंठ किससे बनता है, कंठ किससे मिलता है, ओष्ठ से मिलता है। कंठ ओष्ठ से मिलता है, इसे बोलते हैं कंठ ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर। तो कंठ ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं, कंठ ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं, तो जब कंठ और ओष्ठ वाले को मिलाइए, आ को मिलाइए, आ और ऊ को मिलाएंगे, आ और ऊ। अब दोनों को उच्चारण करिए, आ और ऊ, औ, आ और ऊ, औ, है ना। आ और ऊ का औ होता है ना, ओ। तो देखिए ओ बन जाता है, ओ। अब आ को ओ से मिलाएंगे तो अ हो जाता है। हमने संधि स्वर में इसे देखा है, संधि स्वर में हमने इसे देखा है, कहाँ देखा है, ये देखिए यहाँ पे संधि स्वर में देखा था, आ मिला था, आ और यहाँ पे ओ मिला तो अ बन गया, है ना। हमने इसे देखा था। तो जब भी कंठ और ओष्ठ मिलेंगे, कंठ ये देखिए कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ क्या, ऊ और ऊ, ये दोनों का उच्चारण स्थान जब एक जगह रहेगा कंठ और ओष्ठ का, तो वहाँ पे कंठोष्ठ स्वर बनेंगे। कंठोष्ठ स्वर कौन से होते हैं, तो ओ और अ होते हैं। क्या, ओ और अ होते हैं। तो हमारे जो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर स्वरों की बात की जाए तो इतने ही हैं, कितने, केवल 11 उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हैं। और अगर कंठ से बोले तो कंठ से होते हैं आ, तालव्य से तो ई, ओष्ठ से उ, और मूर्धन्य से री सी। दांत का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता। आप जब व्यंजन पढ़ेंगे तो दांत से भी वायु टकराएगी, दांत से जीभ टकराएगा, उस समय अलग स्वर, अलग व्यंजन निकलेगा। तो जब व्यंजन पढ़ेंगे तब दांत का रोल रहेगा। यहाँ पे जब स्वर पढ़ते हैं तो दांत से कोई वायु टकराती है तो कोई स्वर नहीं निकलता। और फिर देखिए कंठ तालव्य में हमने देखा ए और ए बना, कंठ तालव्य में ए और ए बना, कंठ और ओष्ठ में बना ओ और अ। तो एकदम कॉमन सा है। आप इसको अगर बोल के देखेंगे तो बोल के भी कर सकते हैं, और बाकी तो आपको पता है कि कंठ का ये है, वो तालव्य क्या ये है, और कंठ और तालव्य को मिलाएंगे तो बन जाएगा, ये बन जाते हैं। तो ये कॉमन से हैं। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें एकदम दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। अब अगला कौन सा बचा हुआ है, अगला देखिए हमारे यहाँ तक हो गए हैं। अगला कौन सा बचा हुआ है, मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर, जो कि स्वर के भेद का अंतिम है। क्या, मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वर का भेद। तो इसे देखते हैं, मुख द्वार या मुख विवर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार का कितना खुलता है, मुख द्वार कितना खुलता है उसके आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर है ना, खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो कभी कभी क्या होगा, मुख द्वार बंद रहेगा। क्या, कभी कभी मुख द्वार बंद रहेगा भाई, और कभी कभी खुला रहेगा। तो जब खुला रहता है तब कौन से स्वर निकलते हैं, और जब मुख द्वार बंद रहता है तब कौन से स्वर निकलते हैं। और इसमें भी भेद होते हैं। अब इसमें भेद कहाँ से आ गए, इसमें भी जब खुला रहता है तो कितना खुला रहता है, आधा खुला रहता है कि पूरा खुला रहता है ना। जब आधा खुला रहेगा तो क्या बोलेंगे, और जब पूरा खुला रहेगा तो क्या बोलेंगे। तो खुला को क्या बोलते हैं हम लोग, निम्न स्वर भी बोलते हैं कभी, निम्न स्वर या फिर इसे इंग्लिश में बोलेंगे आप क्या, फुल ओपन। और बंद को तो क्लोज ही बोलेंगे आप। इसे बोलते हैं ऊंचा स्वर। लेकिन जब मुख खुलता है तो कितना खुलता है, अगर पूरा खुला हुआ है, क्या पूरा खुला हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, विवृत, पूर्ण ओपन, पूरा खुला हुआ है मुख। और अगर आधा खुला हुआ है तो उसे बोलते हैं अर्धविवृत। क्या, अर्धविवृत, आधा खुला।
जब पूरा खुला तो विवृत, जब आधा खुला हुआ हो मुख तो अर्धविवृत। ऐसे ही जब बंद होता है तो आधा बंद, क्या आधा बंद, जब मुख आधा बंद हो और जब मुख पूरा बंद हो। तो अगर आधा बंद हो, आधा बंद हो तो उसे बोलेंगे अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त या आधा बंद, आधा बंद। और जब पूरा बंद हो तो बोलते हैं क्या, संवृत्त, क्या संवृत्त बोलते हैं, संवृत्त या पूरा बंद। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जब हम लोग कौन से स्वर को बोलते हैं कि उस समय मुख हमारा पूरा खुला रहता है, कौन से स्वर को बोलते हैं जिस समय हमारा मुख पूरा खुला रहता है। तो आ बोलेंगे तो पूरा मुख खुला रहता है, आ। और आगे बोलिए ई ओ ए ऐ ओ अंग आ, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी बोलिए, यहाँ पे किसी भी समय वह पूरा मुख खुला नहीं रहता। अब वैसे ही और स्वर बोलिए, जैसे कि जिस समय आधा खुला रहता है तो कौन सी आ बोलेंगे अ, तो देखिए आपका मुख आधा खुला हुआ है। ई देखिए आपका मुख बंद है अभी ना, अभी क्या मुख बंद है तो खुले में तो आएगा नहीं ये। फिर ऐ बोलिए ऐ, तो जब ऐ बोलते हैं आप ऐ तो भी आपका मुख आधा खुला रहता है। वैसे ही ओ औ औ औ आधा खुला हुआ है, औ के समय खुला हुआ है आपका मुख आधा। और ऐसे ही बोलेंगे क्या, अंग, क्या अंग, तो आधा खुला कब रहता है, ए ओ और के समय, ए ओ और अंग के समय आधा खुला रहता है। और अगर आप बात की जाए कि किस समय आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है तो ये तो आएंगे नहीं। तो आ ई उ ए बोलिए, ए आधा बंद है, ए। फिर ओ, आप देखेंगे बोलेंगे ओ ऐ ओ बोलेंगे तो भी आपका मुख आधा बंद है। तो ए और ओ के समय आपका मुख आधा बंद रहता है और पूरा बंद किस समय होता है तो बोलेंगे ई। आप ई बोलिए, ई देखिए आपका मुख बहुत बंद है, पूरी तरह से बंद है लगभग। तो ई उ पूरी तरह से बंद है। तो विवृत्त में कौन सा आया, आ आया। अर्ध विवृत्त में कौन सा आया, अ ए ओ और अंग आया। और अर्ध संवृत्त में कौन सा है, ए और औ। जिस समय आपका मुख आधा बंद रहता है और जिस समय आपका मुख पूरा बंद रहता है, ई उ। तो हमने आज क्या देखा, स्वरों के भेद देखे। क्या स्वरों के भेद देखे, मात्रा के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे, होठों के आधार पे। फिर हमने देखा वायु के निकलने के आधार पर। फिर हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर और किसके आधार पर, मुख विवर के आधार पर। फिर हम देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले ये हो गया था, उसके बाद हमने देखा क्या उच्चारण स्थान हो गया, उच्चारण स्थान तो हो ही गया था पहले। फिर उसके बाद भेद मात्रा के आधार पे हमने पहले देखा, उसके बाद फिर हमने उच्चारण काल के आधार पे देखा और फिर होठों की आवृत्ति के आधार पे देखा। तो ये वायु के निकलने के आधार पे देखा। ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, उसमें देखेंगे हम लोग वर्ण विच्छेद करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्ण विच्छेद के साथ में हम क्या देखने वाले हैं, व्यंजन। तो वर्ण विच्छेद और व्यंजन दोनों को एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो भी, क्योंकि व्यंजन में ज़्यादा उसके भेद है नहीं, तो वर्ण विच्छेद के साथ में वो कवर हो जाएगा। दोस्तों जितना आज हमने किया है उस चीज़ को आपको रिवीजन करना है और आगे जो हम लोग करने वाले हैं उस चीज़ को आपको थोड़ा सा, अगर आप हो सके तो पढ़ें, या फिर उस चीज़ को जितना जितना हो जा रहा है उतना आप रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।